नमस्ते दोस्तों, मैं विकास भूपिनवार फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 56 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पूछा है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू। यूट्रोफिकेशन किसे रेफर करेगा? देखो ऑप्शन में दिया है वाटर ऑक्सीजनेशन, वाटर डीऑक्सीजनेशन, वाटर न्यूट्रलाइजेशन या फिर वाटर एसिडिफिकेशन। तो देखो दोस्तों, यूट्रोफिकेशन समझते हैं। ये यूट्रोफिकेशन जो होता है ना, ये पानी के ऊपर कहीं पे भी पानी का बॉडी होता है उसके ऊपर में अलगी का बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये अलगी क्या करते हैं, इस पानी में जितना सारा ऑक्सीजन है ना उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं अपना फूड मटेरियल बनाने के लिए, तो ये पानी में जो ऑक्सीजन कम हुआ है उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फिश जो है वो डाई हो रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना चाहिए। तो ये जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है ये क्या रेफर करिए, पानी में का ऑक्सीजन को निकाल लेना, यानी डी ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, है ना। तो यहाँ से वाटर डी ऑक्सीजेशन सही ऑप्शन होगा दोस्तों यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है आउच डिसीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ। आउच डिसीज किसके पॉइजनिंग से होगा? ऑप्शन में देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट, मर्क्यूरी, आर्सेनिक या फिर कैडमियम। तो ये जो आउच डिसीज होता है ना ये कैडमियम की वजह से होता है दोस्तों। हमें पता है कैडमियम, हमने बोला था आपको ट्रिक के द्वारा कि कैडमियम को सी डी से याद रखो, और सी डी चढ़ते चढ़ते ईट को देते हैं ना वो बांधकाम करने वाले लोग, तो ईट जो दे रहे हैं वो, तो इसे याद रखो ईटाई ईटाई डिसीज, और इसका ही दूसरा नाम है आउच डिसीज। ठीक है, ईटाई ईटाई कोई भी आउच बोलते हैं। ये देखो ये सीढ़ी, यानी ये कैडमियम के जैसा हो जाएगा, और सीढ़ी के ऊपर चढ़ के लोग ईट को ऊपर तक भेजते हैं ना, तो ईट से ईटाई ईटाई हो जाएगा, और वो देते देते उसको मोच आ गया तो उसने क्या बोला, आउच। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और मर्क्यूरी की बात करेंगे तो यम से यम मीनामाटा डिसीज हो जाएगा। मर्क्यूरी से मीनामाटा डिसीज, मर्क्यूरी पॉइजनिंग में मीनामाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लैथीरिज्म, है ना। लैथीरिज्म इज कॉज ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिक नेमली बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो अलेनिन। ठीक है, BOAA, बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो अलेनिन, इसके टॉक्सिसिटी की वजह से ये लैथेरिज्म होता है, विच इज प्रेजेंट इन द केसरी दाल। केसरी दाल का नाम देखो यहाँ पे, बॉटनिकल नेम लैथीरस सटाइवम। इसके एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से ये लैथेरिज्म होता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक एक न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल जो है केमिकल, उसका नाम है बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो अलेनिन। सो दिस लैथीरिज्म रेफर्स टू। तो ये लैथीरिज्म क्या डिसीज होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन है पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, पैरालिसिस ऑफ अपर लिम्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। तो लैथेरिज्म क्या है दोस्तों? तो ये लैथेरिज्म जो है वो पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स होता है। ये जो दाल है केसरी दाल लैथीरस सटाइवम, इसके एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से हमें लैथीरिज्म हो सकता है, क्योंकि इसमें जो न्यूरोटॉक्सिन है बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो अलेनिन, तो इसकी वजह से। और ये लैथीरिज्म क्या है? पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम। इसको कैसे याद रखोगे? देखो लैथीरिज्म के नाम में ही हमें ये यहाँ पे लात दिख रही है ना, लात। लात क्या है? और ये लात बोलते हैं पैर को, और पैर क्या है हमारा? लोअर लिम। ठीक है, अपर लिम यानी हमारे हैंड्स होंगे। तो लैथीरिज्म क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा इज। प्लाज्मा में नॉर्मल इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन बताना है। ऑप्शन देखिए 1 to 10 माइक्रो यूनिट पर एम एल, 2 to 20 माइक्रो यूनिट पर एम एल, 3 to 30 माइक्रो यूनिट पर एम एल, या फिर 4 to 40 माइक्रो यूनिट पर एम एल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, 2 to 20 माइक्रो यूनिट पर एम एल। ठीक है, ये उसका प्लाज्मा का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है इंसुलिन का। और यहाँ पे देखो 40 to 50 यूनिट्स पर डे सिक्रीशन किया जाता है बीटा सेल द्वारा, जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। इंसुलिन पर डे कितना होता है? 40 to 50 सिक्रीट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्लाज्मा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 2 to 20 माइक्रो यूनिट पर एम एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा है विपल्स ट्रायड यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। विपल्स ट्रायड का क्या डायग्नोसिस करने में काम आता है? देखो ऑप्शन है एपिलेप्सी, अल्जाइमर, डायबिटीज या फिर हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये जो विपल्स ट्रायल है इसको यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया दोस्तों। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया जिसमें शुगर लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया में 40 तक आ जाता है शुगर लेवल, है ना, mg/dl। नॉर्मल लेवल को भी देख लेना है आप लोगों ने, और कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर कितना होता है फास्टिंग और खाने के बाद में, है ना।
यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोमोट कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस यानी कैंसर से रिलेटेड बात चल रही है, कौन सा ऐसा एजेंट है जो कैंसर को प्रोमोट करता है। ऑप्शन में देखो कैटायंस, एनायंस, फ्री रेडिकल्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, फ्री रेडिकल्स। देखो ये ए और बी अगर बाइंडिंग है, इसमें बॉन्ड है, ये जब टूट जाएगा तो ये इसमें फ्री रेडिकल बना देता है दोस्तों, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, तो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल बनते हैं। और अनायंस कैसे बनेंगे, देखो ये अनायंस पे निगेटिव चार्ज होता है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ए पे निगेटिव चार्ज आएगा प्लस बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्तों, तो ये कैटायन हो जाएगा और ये ए जो है वो एनायन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो फ्री रेडिकल जो है वो कैंसर को प्रमोट करने वाले एजेंट्स होते हैं। और बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की, तो ये प्रिवेंट्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं, जो कार्सिनोजेनिक है, उनको प्रिवेंट्स करने का काम करते हैं, उनको बनने नहीं देते, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है दोस्तों, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट तो आपको पता है, विटामिन ई, विटामिन सी और सेलेनियम भी इसमें आता है। सेलेनियम को याद रखिएगा, सेलेनियम भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एड्स प्राइमरीली अफेक्ट्स, एड्स किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को। ऑप्शन दिया है ऑटो इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, इन्फ्लामेशन इम्यून सिस्टम या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। तो एड्स जो है वो प्राइमरीली सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है दोस्तों। हमें पता है कि एड्स में CD4 काउंट जो होता है, CD4 सेल काउंट टी लिम्फोसाइट का, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में, जिसे डिलेड इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ज़रूर काम में आएगा, ठीक है। तो इस PDF मेंबरशिप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है, अ कैंसर कैपोसिस सार्कोमा ऑफन अफेक्ट्स द पीपल विथ। ये कैपोसिस सार्कोमा जो है, ये कैंसर किन लोगों को होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में, जो लोग कौन से डिसीज से ऑलरेडी अफेक्टेड है, कार्डियक डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, एड्स या फिर मलेरिया। तो ये जो कैपोसिस सार्कोमा, ये ऑफन देखा जाता है पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स दोस्तों। एड्स में इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैपोसिस सार्कोमा भी हो जाए, ठीक है। तो इसे याद रख लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसमें से उसका नाम बताना है। देखो यहाँ पे दिया है GLUT1, GLUT2, GLUT3 या फिर GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बात करेंगे GLUT2 की, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2, तो ये ग्लूकोज को बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज के पास में ले जाने के लिए मदद करता है GLUT2, ठीक है। इसका काम आपको पूछ सकते हैं, ग्लूकोज को बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में ले जाने के काम कौन आएगा, GLUT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इन G0 फेज, ठीक है। क्या हो रहा है, वो सेल अगर G0 फेज में जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल या फिर टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो हमें सेल साइकिल तो पता है, हमने इसके पहले वीडियो में देखा भी है। तो सेल साइकिल क्या होता है, G1 फिर S फेज, G2 फेज, फिर M फेज, फिर यहाँ से ये G0 फेज में अगर जाता है तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे कि वो सेल साइकिल को क्या कर रहा है, वो सेल साइकिल से एग्जिट हो रहा है दोस्तों। एंटर तो नहीं हो रहा है, सस्पेंड भी नहीं कर रहा है इस साइकिल को, या फिर टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो एग्जिट हो रहा है, सेल साइकिल से एग्जिट हो रहा है, तो सेल G0 फेज में जाएगा। तो ऑप्शन ए सही करना है, ठीक है, एग्जिट द सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज। देखो सोल्यूट की बात चल रही है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन में देखो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या फिर पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, डिफ्यूजन। अब बात करेंगे यहाँ ऑस्मोसिस की,
और रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो ये डिफ्यूजन जो है वो सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो ये सॉल्वेंट से रिलेटेड बात चलेगा दोस्तों, ठीक है। ये दोनों सॉल्वेंट से रिलेट करते हैं। बात करेंगे इनके फ्लोइंग की, तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है ऑस्मोसिस में, वो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन की तरह ही होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन में हाई टू लो जाता है, और डिफ्यूजन में सॉल्यूट जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जाएगा, और ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है दोस्तों, इसमें सॉल्वेंट, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात आ रही है तो सॉल्वेंट की मूवमेंट है, डिफ्यूजन की बात आ रही है तो सॉल्यूट की मूवमेंट है, ऑस्मोसिस है तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे दोस्तों। बात करेंगे पिनोसाइटोसिस की, तो पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें एंगल्फ करना होता है जो भी आगे लिक्विड मटेरियल होता है, तो इसलिए पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग। सेल जब कुछ ड्रिंक कर रही है लिक्विड मटेरियल को, तो उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये यहाँ पे भी एंगल्फ किया जाता है लेकिन सॉलिड होता है, तो इसलिए इसको ईटिंग बोला जाता है। फैगो यानी ईटिंग, पिनो यानी ड्रिंकिंग। तो सेल जो है वो कुछ चीज़ों को ले लेता है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो सेल है तो ये कुछ यहाँ से खाएगा, तो ये ईट अगर कर रहा है तो वो होगा फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड होगा, वो अगर सेल अंदर भी ले रहा है, पी रहा है, तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे ना। पीनो, पीना नाम में ही है ना, तो सिर्फ फैगो को याद रखिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है, और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।